India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की सरकारों को लगाई फटकार। कहा, पराली जलाना तुरंत बंद करें। स्थानीय एसएचओ को पराली समस्या के लिए बनाया जिम्मेदार। ऑड इवन योजना को बताया अवैज्ञानिक। जजों की नियुक्ति ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की मनमानी पर सर्वोच्च न्यायालय ने जताई नाराजगी। कहा, पिक एंड चूज चलन खत्म हो, वरना कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय ले लेगा जो सख्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ दिवाली नहीं पूरे साल पटाखे रेगुलेट हों और ये निर्देश सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक पर आदेश पारित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों की तलाशी या जब्ती गंभीर मामला, दिशा निर्देश होने चाहिए। केंद्र को दिशा निर्देश सुझाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को अवैज्ञानिक बताया। कोर्ट ने स्थानीय एसएचओ को पराली जलाने को रोकने के लिए जिम्मेदार बताया। कोर्ट ने किसानों द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्मॉग टावरों की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया। अब कोर्ट शुक्रवार को स्टेट रिपोर्ट लेगा। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों को राज्य में किसानों द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का सख्त निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ये वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि फसल जलाना तुरंत बंद हो जाए। न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की समग्र निगरानी में स्थानीय एसएचओ को फसल जलाने से रोकने के लिए जिम्मेदार बनाया। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शहर में खुले में नगर निगम का ठोस कचरा न जलाया जाए। जस्टिस कौल ने आगे कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पराली जलाना ही इसका एकमात्र कारण है, बल्कि ये महत्वपूर्ण कारक है। मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली सरकार द्वारा पहले के निर्देशों के अनुसार लगाए गए स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने स्थिति को हास्यास्पद बताते हुए दिल्ली सरकार को स्मॉग टावरों की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड टैक्सियां ही राजधानी में चल रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि इन राज्यों में धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर अन्य फसलों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही केंद्र को धान के बजाय अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के विकल्प तलाशने चाहिए। दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन फॉर्मूले को अवैज्ञानिक बताया है। कोर्ट ने आगे कहा, डीजल गाड़ियों की पहचान कर उन्हें रोकना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक कितना एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज वसूल किया है, उसका किस तरह इस्तेमाल किया है, इसका हिसाब दे।
कोच ने दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में कूड़ा जलाना बंद होना चाहिए। दिल्ली सरकार उस पर निगरानी करे। बुधवार को कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करें। शुक्रवार तक हमें स्पष्ट तस्वीर मिले। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था। क्या ये कभी सफल हुआ? ये सब सिर्फ दिखावा लगता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक केमिकल का प्रचार करते हुए कहा था कि इससे पराली को खाद के रूप में बदला जा सकता है। इसे कोर्ट ने महज एक दिखावा करार दिया। पीठ ने कैबिनेट सचिव को इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ बुधवार को बैठक बुलाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने पंजाब राज्य को पंजाब उपमृदा जल संरक्षण अधिनियम 2009 को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया। प्रगति की निगरानी के लिए कोर्ट आगामी शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। इधर जजों की नियुक्ति ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की मनमानी कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा, पिक एंड चूज चलन खत्म हो, वरना कोर्ट ऐसा निर्णय ले लेगा जो काफी सख्त होगा। दरअसल केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों में वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए केंद्र अपने तरीके से नियुक्तियों का आदेश दे रहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा चलन रहा तो युवा वकीलों को पीठ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 14 नाम सरकार के पास लंबित हैं और 5 नाम कॉलेजियम द्वारा दोहराए जाने के बावजूद लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की सिफारिशों पर नियुक्ति के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रस्तावों से नामों को चुनिंदा रूप से स्वीकार करने में केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए पिक एंड चूज रवैये पर फिर से नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय ने केंद्र सरकार के पास लंबित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा किए गए कुछ प्रस्तावों के बारे में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने मौखिक रूप से कॉलेजियम की सिफारिशों को अलग करने की केंद्र के रवैये की निंदा की। न्यायमूर्ति कौल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए हालिया नियुक्तियों का उदाहरण दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की। केंद्र ने क्रम संख्या 1 और 2 में रखे गए नामों को नजरअंदाज करते हुए केवल 3 नामों को मंजूरी दी। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि केंद्र द्वारा हाल में की गई कई नियुक्तियों में पिक एंड चूज रवैया दिखा है। अदालत ने केंद्र से स्पष्ट रूप से पिक एंड चूज चलन को रोकने के लिए कहा। न्यायमूर्ति कौल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये पिक एंड चूज चलन बंद होना चाहिए। ये कोई अनायास टिप्पणी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिस पर मैंने कॉलेजियम के साथ चर्चा की है। न्यायमूर्ति की निगरानी के बाद पिछले 2 सप्ताह में न्यायिक नियुक्तियों में प्रगति की सराहना करते हुए न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि 2 पहलू अभी भी न्यायालय को परेशान कर रहे हैं। पहला, स्थानांतरण की लंबितता और दूसरा, नामों की चयनात्मक स्वीकृति या पिक एंड चूज चलन। आदेश में पीठ ने अटॉर्नी जनरल के आश्वासन को दर्ज किया कि वह इस मुद्दे को सरकार के साथ उठाएंगे। पीठ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने स्वयं समस्या का समाधान नहीं किया तो वह न्यायिक पक्ष का आदेश पारित कर सकती है। पीठ ने आदेश में कहा कि हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि कॉलेजियम या ये अदालत कोई ऐसा निर्णय ले जो स्वीकार्य न हो। पीठ ने आदेश में कहा कि अगर नियुक्तियां चयनात्मक तरीके से की जाती है तो इससे परस्पर वरिष्ठता में खलल पड़ेगा और युवा वकीलों को पीठ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना मुश्किल हो जाएगा। आदेश में पीठ ने दर्ज किया कि 14 नाम सरकार के पास लंबित है और 5 नाम कॉलेजियम द्वारा दोहराए जाने के बावजूद लंबित है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ बेंगलुरु में एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कॉलेजियम प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 2021 के फैसले में न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर देश में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। पटाखा जलाने पर बैन को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की चिंता करना केवल कोर्ट का काम नहीं है। ये गलत धारणा है कि पर्यावरण की चिंता केवल कोर्ट को होनी चाहिए। वहीं जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि आजकल केवल बच्चे ही क्रैकर्स नहीं जलाते, आजकल तो बड़े लोग भी पटाखे जलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पटाखों में बेरियम और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल के खिलाफ उसके पहले के निर्देश पूरे देश में लागू हैं, जो सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं, न कि केवल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्व आदेश को लागू किया जाए। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण राजस्थान के उदयपुर में दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि राजस्थान सहित सभी राज्यों को वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखे फोड़ने पर पहले के आदेश को लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध केवल त्योहारों के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे साल भर लगाया जाना चाहिए। जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि ये गलत धारणा है कि जब पर्यावरणीय मामलों की बात आती है तो ये केवल अदालत का कर्तव्य है। जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि आजकल बच्चे नहीं बड़े पटाखे जलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने को हम कोई निर्धारित आदेश नहीं जारी कर रहे। हमारे पिछले आदेशों का सभी राज्य सरकारें अनुपालन करें। राजस्थान से संबंधित इस आवेदन का अदालत ने लंबित रखा है। इधर कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को महत्वहीन खामियों और अति तकनीकी कारणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जांच की समग्र निष्पक्षता के खिलाफ प्रक्रियात्मक उल्लंघन के प्रभाव का आकलन करना चाहिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसलों में कहा गया कि यौन उत्पीड़न या ऐसी प्रकृति के अपराधों के आरोपों पर विचार किया जाना चाहिए और केवल प्रक्रियात्मक उल्लंघन के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। इस मामले में एक महिला कर्मचारी ने प्रतिवादी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत शुरू में महानिरीक्षक को सौंपी गई थी। केंद्रीय शिकायत समिति ने प्रतिवादी को यौन उत्पीड़न का दोषी बताया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि आरोप झूठे थे और दावा किया कि ये इसलिए लगाए गए क्योंकि उसने शिकायतकर्ता के स्थानांतरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप उसने केंद्रीय शिकायत समिति की जांच को रद्द करने की मांग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कैट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि कैट ने इस मामले पर कोई राय व्यक्त करने से परहेज किया क्योंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी भी लंबित थी और उसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया, जिसने फैसला सुनाया कि केंद्रीय शिकायत समिति ने दूसरी शिकायत पर विचार करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था और जांच के दौरान अभियोजक की भूमिका निभाई थी। मामले में कोई सबूत नहीं बताया गया और इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष थे, न्यायालयों को विसंगतियों और अत्यधिक तकनीकी कारणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अदालत का कर्तव्य है कि वो सबूतों की पूरी तरह से जांच करे और आरोपों की विश्वसनीयता निर्धारित करे। अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता के मूल्यांकन में न्यायालयों की सीमित भूमिका होती है। जांच अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जिम्मेदारी है। न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया की औचित्य और जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता का आकलन करने तक सीमित है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तियों को, विशेषकर पत्रकारों या मीडिया कर्मियों के फोन या अन्य डिजिटल उपकरणों की तलाशी और जब्ती को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश होने चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि मीडिया पेशेवरों के उपकरणों पर उनके स्रोतों के बारे में गोपनीय जानकारी या विवरण हो सकते हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, मौखिक रूप से देखिए, ये मीडिया पेशेवर हैं, उनके फोन पर स्रोत संपर्क होंगे, इसीलिए कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए। ये गंभीर है। न्यायमूर्ति धूलिया ने इशारा करते हुए कहा, उन्हें आपको जब्त डिवाइस का हैश वैल्यू देना होगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने जवाब दिया कि अधिकारियों को ऐसे उपकरणों की जांच करने से नहीं रोका जा सकता।
उन्होंने कहा, लेकिन ऐसे राष्ट्र विरोधी भी हैं जो हमें पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। मीडिया कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हालांकि न्यायालय ने कहा कि ये खतरनाक होगा यदि सरकार को किसी दिशा निर्देश के अभाव में ऐसे मुद्दों पर व्यापक अधिकार दिए जाते हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार को ये सुझाव देने के लिए 1 महीने का समय दिया कि डिजिटल उपकरणों की ऐसी जब्ती को नियंत्रित करने के लिए क्या दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को प्रतिकूल नहीं माना जा सकता और सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करने में भूमिका निभानी होगी। पीठ फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट 5 शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा दायर इसी तरह की एक अन्य याचिका पर भी विचार कर रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 437A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत संघ को नोटिस जारी किया है। धारा 437A आरोपी व्यक्तियों को उनकी अपील के दौरान जमानत के साथ जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करके जमानत पर रिहा करने की अनुमति देने से संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले में अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी की सहायता मांगी। अजय वर्मा द्वारा दायर याचिका के अनुसार संहिता की धारा 437A 354D विरोधाभासी है, क्योंकि 354D अदालतों को आरोपी को रिहा करने के लिए बाध्य करती है। याचिका में कहा गया कि नन्नू और अन्य बनाम यूपी राज्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि उन स्थितियों में जहां बॉन्ड नहीं भरा गया है लेकिन व्यक्ति बरी हो गया है, एक व्यक्तिगत बॉन्ड पर्याप्त होना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि केरल उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने पहले माना है कि धारा 437A में करेगा शब्द के उपयोग को अनिवार्य आवश्यकता के बजाय एक निर्देश के रूप में समझा जाना चाहिए। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि प्रावधान में अनुपातिकता की भावना का अभाव है, क्योंकि ऐसे आरोपी व्यक्ति को हो सकते हैं जिनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है और उन्हें जमानतदार नहीं मिल सकते हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि ऐसे में जमानतदारों के साथ जमानत पर जोर देने से उन्हें लगातार कारावास में रहना पड़ेगा। इसके अलावा बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अवधि 60 दिन, धारा 437 से 180 दिन के तहत बॉन्ड के अस्तित्व के लिए निर्धारित अवधि से कम है, जिससे अनुचित कारावास के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। ये भी कहा गया कि ये आधार ये प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि प्रावधान न केवल आपराधिक न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है। चलिए अब आइए सीआरपीसी की धारा 437A क्या है ये समझ लेते हैं और इसकी जानकारी इंडिया लीगल के हमारे वेब रिपोर्टर आपको देंगे। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सीआरपीसी के सेक्शन 437 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करते हुए यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस इशू किया है। सेक्शन 437 ने अक्यूज के उनके अपील के दौरान बेल बॉन्ड और जमानत पर बेल देने की अनुमति देते हैं। पेटिशनर अजय वर्मा का आर्ग्यूमेंट ये था कि सीआरपीसी का सेक्शन 437A और सेक्शन 354D एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि सेक्शन 354D में कोर्ट अक्यूज को रिहा करने की लिबर्टी देते हैं। इस प्ली में ये भी कहा गया है कि कई हाई कोर्ट जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 437A में शाल वर्ड को डायरेक्टिव कहा गया है, ना कि मैंडेटरी। इसके अलावा पेटिशनर एक और कंसर्न उठाया, जिस पर उन्होंने ये बोला कि पीरियड ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट एन एक्विटल जो कि 60 डेज है और द पीरियड ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ बॉन्ड जो कि 180 डेज है, इनमें असमानता है, जिसके कारण कई बार अनफेयर इम्प्रिजनमेंट होता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेट करता है। चलिए कोर्ट्स राउंड अप पे मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.